स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण के राज। चूँकि आपको पता होगा कि मैंने दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट करा दिया है। जब दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा तो दक्षिण में नए राज्यों की उत्पत्ति होने लगी और वे अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे। ओके, तो दक्षिण में कुछ राज्यों की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के पढ़ने के बाद सीधे आपका टॉपिक आ जाएगा मुगल काल। ओके, तो दिल्ली सल्तनत मैंने कंप्लीट करा दिया। ये बीच का एक टॉपिक है दक्षिण के राज, कुछ राजवंश हैं दक्षिण के, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे मुगल वंश को पढ़ना शुरू कर देंगे। दक्षिण के राज ये आपका पार्ट 7 है, यानी पार्ट 7 है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से मैंने पढ़ा उसके हिसाब से एक ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि पार्ट 8 मान के आपको चलना है। ओके, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको पढ़ाया था तो इसलिए एक चैप्टर ज़्यादा हो गया। तो एक छोटा सा चैप्टर है, एक ही वीडियो इसमें बनेगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में सल्तनत का दक्षिणी भारत पर अधिकार कमज़ोर हो गया। परिणाम स्वरूप सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक़्तिदारों ने अपने को स्वतंत्र कराने का प्रयास शुरू कर दिया, जिससे दक्षिण में बहमनी और विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हो गई। देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम समय आया, मतलब जब वो गद्दी से हटा, उसके बाद जो भी शासक बने दिल्ली सल्तनत के, वो बहुत ही कमज़ोर शासक थे। तो केंद्रीय सत्ता क्या हुआ, यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता थी वो कमज़ोर पड़ने लगी। तो विभिन्न राज्यों के जो छोटे छोटे सूबेदार थे, इक़्तिदार थे, वे चूँकि पहले यहाँ पर शासन करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि केंद्रीय सत्ता कमज़ोर है, जो मेन मुखिया है वो कमज़ोर है, तो इन्होंने जो छोटे छोटे थे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, क्योंकि ये वाला जो था, ये बीच वाला, ये कमज़ोर हो चुका था। अब इसका इन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया था, इसलिए इन तीनों ने या चारों ने, जितने भी थे दक्षिण में, बेसिकली हम यहाँ पर 2 ही पढ़ेंगे, तो इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। ओके, तो 2 राज्यों की उत्पत्ति होती है जो कि प्रमुख राज्य थे दक्षिण भारत के, बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य। ओके, ये 2 राज्य स्थापित होते हैं दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद, आप कह सकते हैं। ओके, हालांकि अभी पतन नहीं हुआ, लेकिन पतन होने के कगार पर है। मैंने क्या कहा कि भाई दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था और इसी का फ़ायदा उठाकर उसके जो अधीन शक्तियाँ थी वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहमनी राज की। यहाँ पर देख लीजिए आप, एक किला दिख रहा है, गोलकुंडा का किला। आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत पुरानी यहाँ पर क्लिप लगी हुई है। बहमनी राज मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी, याद रखिए ये पॉइंट वाला प्रश्न है यहाँ पर। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज की नींव डाली। तो बहमनी राज की स्थापना किसने की? हसन गंगू ने। ये किसका अधिकारी था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ओके, तो यहीं से आपका एक प्रश्न बन गया कि मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज की नींव डाली। सन 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया। ओके, दौलताबाद दक्षिण भारत में पड़ता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, हसन गंगू ने अधिकार कर लिया विद्रोह करके। किसके खिलाफ? अपने राजा के खिलाफ, यानी जो दिल्ली सल्तनत का उसमें सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक कह लीजिए। तो इनके समय इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र करा लिया और बहमनी राज को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहमन शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो हसन गंगू ने। ओके, और वह इस राजवंश का पहला शासक बना। अब स्थापना किया तो पहला शासक भी बनेगा। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया। अब 4 प्रांतों का नाम यहाँ पर है, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। अब ये आपको याद रखना है। ओके, ये जो प्रांत था बहमनी साम्राज्य, इसको हसन गंगू ने कितने प्रांतों में बांटा? 4 प्रांतों में, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाई। एक प्रश्न और बन गया। यही सारे प्रश्न आपको नोट करने हैं, मतलब एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि हसन गंगू ने अपनी राजधानी किससे बनाई। ओके, तो गुलबर्ग को अपनी राजधानी इसने बनाया था। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज के अंतर्गत था। इस वंश का महानतम शासक था फिरोज शाह, यानी जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ बहमनी राज का, वो था कौन? फिरोज शाह। वह बड़ा योग्य, न्यायप्रिय, विद्यानुरागी,
आश्रयदाता था। विद्या अनुरागी मतलब विद्या से प्रेम करता था, यानी शिक्षा पर जोर देता था। और जो शिक्षक होते थे उनको उनका भी मतलब बहुत सम्मान करता था, उनको आश्रय देता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़ों में फंसे रहे। बहमनी राज का प्रसिद्ध प्रशासक वहाँ का वजीर महमूद गवा था। महमूद गवा था, ओके। एक बहमनी, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री, तो बहमनी राज का जो प्रसिद्ध प्रशासक था वो वहाँ का प्रधानमंत्री, आप वजीर कह सकते हैं, वही था। उसका नाम क्या था? महमूद गवा। यानी बहमनी साम्राज्य का जो पूरा का पूरा कारोबार देखता था वो महमूद गवा ही देखता था। उसके पश्चात बहमनी राज का विघटन शुरू हो गया। बहमनी राज टूटकर 5 राज्यों में बट गया, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। तो अब यहाँ पर देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब बहमनी राज बना था तो उसको हसन गंगू ने कितने प्रांतों में बांटा था? गुलबर्ग। मतलब ये ऐसा नहीं था बांट दिया था, प्रशासन के लिए बांट दिया था ताकि प्रशासन में सुविधा हो। तो बरार, बीदर, दौलताबाद, गुलबर्ग। लेकिन जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई, बहमनी राज की जो केंद्रीय सत्ता कमज़ोर थी, मैंने क्या कहा कि भाई जो राजा था वो कमज़ोर हो गया और जो वास्तविक शक्ति थी वो किसके हाथ में आ गई? वहाँ के वजीर यानी प्रधानमंत्री महमूद गवा के हाथ में। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बहमनी राज का विघटन शुरू हो गया, यानी टूटना शुरू हो गया। 5 राज्यों में टूट गया, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। इन 5 राज्यों में बहमनी पूरा पूरा विभाजित हो गया। यहाँ देखिए दौलताबाद का किला भी दिखाया गया है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्लास 7 के बेस पर इतना ही दिया है, ज़्यादा आपको मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना। जब मैं डिटेल में इसकी क्लास लूँगा तो पढ़ाऊँगा, ओके। तो अब हम लोग को पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य, यानी बहमनी राज हमने पढ़ लिया, अब विजयनगर पढ़ना है। बहमनी राज के दक्षिण में विजयनगर का राज था, यानी बहमनी राज जहाँ था उसके दक्षिण में विजयनगर था, ओके। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इस राज की नींव डाली। विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। उन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। वही मैंने बताया ना, कमज़ोर शक्ति, यानी चूंकि केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो गई थी तो उसी कमज़ोर शक्ति का फ़ायदा उठा करके इन्होंने भी आज़ाद करा लिया अपना ये जो विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य या फिर बहमनी साम्राज्य पहले दिल्ली सल्तनत के ही अधीन आता था, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत का शासक कमज़ोर हुआ तो हसन गंगू ने बहमनी राज को स्वतंत्र करा लिया और हरिहर और बुक्का ने इधर विजयनगर साम्राज्य को स्वतंत्र करा लिया। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई बहमनी साम्राज्य कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और कैसे वो बाद में टूट गया। फिर यहाँ पर इन्होंने होयसल राज के क्षेत्र को जीता। होयसल जो मैसूर के पास है, ओके। आधुनिक जिसे मैसूर कहते थे, पहले वहाँ पर होयसल राज हुआ करता था, तो उसको हरिहर और बुक्का ने जीता था। और 1336 में अपने को विजयनगर राज का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने हस्तिनावती को अपनी राजधानी बनाई। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आधुनिक हम्पी, ओके, आधुनिक हम्पी को ही हस्तिनावती पहले कहते थे, तो हस्तिनावती को हरिहर और बुक्का ने अपनी राजधानी बनाई थी। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। कृष्णदेव राय का नाम आपने सुना होगा, ओके। विजयनगर राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे और लगभग मतलब उस टाइम के सबसे, दिल्ली सल्तनत के अगर जोड़ने शासकों को तो भी इतने शक्तिशाली शासक नहीं थे जितने कि एक कृष्णदेव राय थे। यानी दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासक एक प्रकार से कहे जाते हैं उस टाइम के, जब मतलब इन राज्यों की उत्पत्ति हुई। उसके पहले की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जब उत्पत्ति हुई उस समय जो दिल्ली सल्तनत था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक भी इतने मजबूत नहीं थे जितने कृष्णदेव राय थे, ओके। तो विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय और ये काफ़ी शक्तिशाली थे। यदि बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वे शक्तिशाली राज बन सकते थे। बहमनी जो मैंने आपको पढ़ाया और विजयनगर जो पढ़ा रहा हूँ, अगर ये दोनों राज एक हो जाते तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते, पर दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध होता रहता था, ओके। अब इसके कई कारण थे कि भाई युद्ध क्यों होता रहता था हमेशा। तो कई कारण थे भाई कि इन दोनों के मध्य हमेशा युद्ध होता रहता था, संबंध हमेशा खराब ही रहते थे। जैसे पहला यहाँ पर है, दोनों राज रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूभाग था जो दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। यानी कि जो रायचूर दोआब है ये कृष्णा और तुंगभद्रा, याद रखिए, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच कौन सा दोआब था? रायचूर। जैसे आप पढ़ते हैं गंगा यमुना का दोआब, यानी गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है
चूँकि नदी के किनारे वाला क्षेत्र या बीच वाला क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है, मिट्टी वहाँ की उपजाऊ होती है। तो अब चूँकि रायचूर दोआब कृष्णा और नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में था, इसलिए काफ़ी उपजाऊ था। तो दोनों राज्य सोचते थे कि हम अपने राज्य में इसको मिला लें, और दूसरा राज्य सोचता था कि हम इसको अपने राज्य में मिला लें। तो ये एक विवाद का मतलब जड़ था उस समय, और दोनों राज्यों में हमेशा इसको लेकर विवाद होता रहता था। ओके। बहमनी राज के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थी। ओके, बहमनी राज का मैंने बताया था ना, गोलकुंडा पहले बहमनी राज का हिस्सा था, बाद में जब 5 राज्यों में बहमनी टूटा तो गोलकुंडा, बरार, बीदर, तो गोलकुंडा जो था यहाँ हीरे की खानें थी। आज भी आप जानते हैं जो गोलकुंडा की हीरे की खानें बहुत मशहूर हैं। और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे भाई, चूँकि गोलकुंडा जो था ये हीरे की खान वाला क्षेत्र था, और ये था किसके अंतर्गत, बहमनी राज के। तो विजयनगर का जो शासक चाहता था, वो चाहता था गोलकुंडा को अपने में मिला लें, ताकि जो हीरे हैं वो मैं प्राप्त करूं। तो ये भी एक विवाद था कि भाई हमेशा युद्ध होता रहता था। फिर यहाँ दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे और अपने संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार करना चाहते थे। महत्वाकांक्षा भी थी कि हमारा साम्राज्य जो है काफ़ी बड़ा हो, ये सोच रखते थे, इसलिए भी युद्ध होता रहता था। ये युद्ध इन्हीं 2 बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे। पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मदुरई आदि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहते थे। विजयनगर ने 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया। तो विजयनगर ने, यानी विजयनगर के जो शासक थे, उन्होंने 1370 ईस्वी में मदुरई पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा। रेवात द्वीप, जिसे हम आज गोवा कहते हैं, पहले इसका नाम क्या था, रेवात द्वीप। ओके, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिस पर उसने अधिकार कर लिया। किसने, विजयनगर ने। इस बीच बहमनी राज अपने उत्तरी पड़ोसी राज्यों जैसे मालवा, गुजरात से युद्ध करने में, 1 मिनट, युद्ध करने में लगा हुआ था। यानी कि जो बहमनी था वो अपने 2 पड़ोसी राज्यों से युद्ध करने में लगा था, एक तो मालवा, एक गुजरात। और ये जो विजयनगर साम्राज्य था, इसने गोवा पर अधिकार कर लिया, मदुरई पर अधिकार कर लिया। ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के 2 साधन थे। पहला भूमि का लगान, दूसरा रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत भारी मात्रा में धन प्राप्त होता था। तो मैंने बताया जो रायचूर था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच था, बहुत उपजाऊ था, तो वहाँ मतलब बढ़िया कृषि होती थी, तो लगान भी अच्छी खासी मिलती थी वहाँ से। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब कर मिल जाता था भू राजस्व के रूप में। तो इसलिए ये जो राज्य थे ये काफ़ी शक्तिशाली थे, धनी थे। तो पहला था भाई, इनको धन कहाँ से मिलता था, लगान से, यानी भू राजस्व। दूसरा था व्यापार। गुजरात और बंगाल को समुद्री पार के देशों से व्यापार में बड़ा लाभ होता था। वे पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। बहमनी और विजयनगर भी इसी व्यापार में भाग लेते थे। राजस्थान, मालवा भी अतिरिक्त व्यापार से वैभवशाली बन गए थे। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में लाया जाता था, अतः व्यापारी प्राय इन क्षेत्रों में यात्राएं किया करते थे, जिससे इन क्षेत्रों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ। अब यहाँ पर देखिए बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का कुछ मतलब चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर समझ लीजिए। ये देखिए, ये है आपका ये है बहमनी साम्राज्य। ओके, और बहमनी साम्राज्य के दक्षिण में मैंने बताया आपको विजयनगर साम्राज्य। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है, ओके, मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए, ये पूरा है बहमनी और इधर आपका विजयनगर साम्राज्य आ गया। अब यहाँ देखिए मैसूर है, वेल्लोर है, आपको दिख नहीं रहा होगा, और इधर भी कोई क्षेत्र है। अब यहाँ देखिए 1 मिनट, ये देखिए दौलताबाद और वारंगल, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोदावरी नदी भी है। बाकी यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ओके, तो बस ये जानिए कि दक्षिण भारत में 2 शक्तिशाली राज्य उत्पन्न हुए थे जब मतलब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगा। एक तो था बहमनी, जिसका जो संस्थापक था हसन गंगो था, उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अपने राज्य को स्वतंत्र किया। और इधर एक दक्षिण में एक और राज था विजयनगर, इसकी स्थापना आप जानते हैं हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ये भी एक शक्तिशाली राज था। इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था कृष्णदेव राय। ओके, फिर यहाँ पर देखिए ये और भी जाने,
फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया, दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखिए यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक नहीं है, ये फिरोज शाह बहमनी है। दो शासक हैं फिरोज शाह नाम के, एक तो फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश में मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो वाला फिरोज शाह नहीं है, ये बहमनी वंश का है। ओके, तो इसने खगोल शास्त्र को, मैंने बताया था अभी कि ये शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन देता था, तो इसलिए खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 से 1443 ईस्वी तक विजयनगर में रहा। यानी जो अब्दुल रज्जाक ईरानी यात्री था वो किसके दरबार में आया, तो विजयनगर साम्राज्य में आया था। इटालवी यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो इटालवी यानी इटली का यात्री था डोमिंगो पायस, ये किसके दरबार में आया था, कृष्णदेव राय के, यानी विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो कृष्णदेव राय था। तो ये दोनों यात्री यानी ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक और इटालवी यात्री डोमिंगो पायस, ये दोनों विजयनगर साम्राज्य में आए थे। फिर यहाँ प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग बहमनी और विजयनगर के युद्धों में ही हुआ था। ओके, तोपखाने का जो प्रयोग हुआ वो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के युद्ध में सबसे पहले हुआ था। तो ये जो आपका चैप्टर है मैंने बताया था छोटा सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको जानकारी दिया है कि भाई बहमनी और विजयनगर साम्राज्य क्या थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, तो थोड़ा बहुत जानकारी था। क्लास 7 के बुक में जितना दिया था उतना ही हमको पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मुगल वंश। ओके, मुगल वंश थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग उसको आराम से समझेंगे, एक एक टॉपिक लेकर चलूँगा। जो कुछ भी क्लास 7 के बेस पर दिया है बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे।